हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं चतुर्भुज का डे 2 क्लास में। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार। आयत जिसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, वर्ग जिसको हम स्क्वायर कहेंगे, सम चतुर्भुज जिसको हम रोम्बस कहेंगे, समलंब चतुर्भुज जिसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे चतुर्भुज बनते कैसे हैं, साथ के साथ ये दिखते कैसे हैं। तो हम लोग डे 1 क्लास में ये चतुर्भुज के पांचों प्रकार के बारे में, ये दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। बहुत बेसिक सा क्लास है। डे 1 क्लास जरूर विजिट करिएगा, लगभग आधे घंटे का क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है चतुर्भुज का, आप उसको फॉलो करिए और सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखिए, आपको मजा आएगा। और साथ के साथ आपको जो कंसेप्चुअली जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं अगर आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज की सेशन में हम लोग चतुर्भुज के पांचों प्रकार के ऊपर परिमाप और क्षेत्रफल को लेकर हम कंसेप्ट की बात करेंगे और वन बाय वन फिर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। हर एक टाइप की चतुर्भुज के ऊपर लगभग 7 से 8 सवाल का कलेक्शन हम डिस्कस करेंगे, जो परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के सवाल होंगे। ठीक है जी। तो लगभग आज की सेशन में हम 35 से 40 सवाल का कलेक्शन आपसे चर्चा करने वाले हैं, बड़ा ही मजेदार तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम ना आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और साथ के साथ समलंब चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज के लिए परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। और वन बाय वन हम सभी प्रकार के चतुर्भुज के ऊपर परिमाप और क्षेत्रफल को लेकर लगभग 7 से 8 सवाल हम डिस्कस करेंगे। आज की सेशन में मैं जैसे पहले ही बताया, लगभग 35 से 40 सवाल का कलेक्शन हम लोग चर्चा करेंगे, आपको मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आयत से, जिसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। तो आयत की पहचान कैसे करेंगे आप? ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साथ के साथ प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है, जो चतुर्भुज बना है, ये आयत कही जाएगी। क्या? आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। जो सबसे लंबी भुजा होंगे उसको हम लंबाई कहेंगे आयत का, और जो सबसे छोटी भुजा होंगे उसको हम कहेंगे आयत का चौड़ाई। ठीक है। तो इस तरह से अगर इस आयत का क्षेत्रफल कहें, एरिया कहें, तो आप क्या बोलेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एल गुना बी। ठीक, इस तरह से हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। साथ के साथ अगर हम परिमाप की बात करें इस आयत का, जिसको हम कहेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि भाई साहब आप सारे भुजाओं की लंबाई को ऐड कर दो, तो आप कहेंगे L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 2 बार है, चौड़ाई भी है 2 बार है। ठीक है। तो इस तरह से परिमाप क्या हो जाएगा आयत का? 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी। ध्यान रहेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ और कंसेप्चुअल बातें हैं आयत के रिगार्डिंग। जैसे कि हम लोग आयत के विकर्ण के बारे में चर्चा करें, तो आयत के विकर्ण अगर हम कहें या किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण कहें, तो विकर्ण की संख्या 2 होंगे किसी भी चतुर्भुज में। तो आयत में भी विकर्ण की संख्या क्या होंगे? 2 होंगे। क्या? और विकर्ण को कैसे पता करते हैं हम लोग? कोई भी एक कॉर्नर को पकड़िए और उसके ठीक अपोजिट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो यही जो लाइन है, यही जो रेखा है, ये क्या कही जाएगी? डायगोनल कही जाएगी, विकर्ण कही जाएगी। ठीक है, ये एक विकर्ण हुआ। अगर मैं दूसरे विकर्ण की बात करूं तो दूसरा विकर्ण आप कहेंगे इस तरह से। समझ पाए क्या? तो आयत के कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। तो हमेशा ध्यान में रखना, आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं भाई साहब। ठीक है, बोथ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। समझे? तो अगर मैं कहूं कि आप यहाँ पे डायगोनल D1 की बात करें, ठीक है, ये जो डायगोनल खींचे D1, तो आप देख पाएंगे सर यहाँ पे ना एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर पाएंगे। क्या? आप कहेंगे ये कर्ण मतलब D1 हो जाएगा, D1 का स्क्वायर कहेंगे, बराबर लंब यहाँ पे B है तो B का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आधार, आधार L है क्या? तो L का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं इस वाले स्क्वायर को इधर राइट साइड ट्रांसफर कर दूं, तो ये किस में बदल जाएगा भाई साहब? स्क्वायर रूट में। तो ये D1 हो गया। अगर मैं इसी में D2 विकर्ण कहूं, ये वाला विकर्ण,
हाँ कि ना, ये D2 विकर्ण। तो आप देखेंगे कि फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे 90 डिग्री बनता है ना जी। ओके, तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज जी। तो आप कहेंगे सर कर्ण का वर्ग मतलब D2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद कहेंगे लंब का वर्ग मतलब B का स्क्वायर, फिर आधार का वर्ग मतलब L का स्क्वायर। इस तरह से बात करेंगे, और जब इस स्क्वायर को आप इस साइड ले आएंगे तो रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। समझ पाए क्या? तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई साहब आयत के जो दोनों विकर्ण हैं वो आपस में बराबर है क्या? ठीक है, रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं D1 बराबर D2 बराबर D। तो आयत का विकर्ण निकालने का एक फार्मूला मिल जाएगा आपको, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे एल आयत की लंबाई है, बी आयत की चौड़ाई है। ठीक है जी, चलिए बहुत बेसिक सा सवाल है आयत के ऊपर। एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितने सेंटीमीटर की होगी पता करके बतानी है। आयत का परिमाप अगर हम कहें तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, यही कहेंगे। इसकी वैल्यू दे के रखा हुआ है सवाल में 24 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, तो इस तरह से यहाँ पे लंबाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको चौड़ाई पता करनी है, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 12। तो सर यहाँ b की वैल्यू जिसको हम कहेंगे चौड़ाई, 12 माइनस 8 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा सर चौड़ाई की वैल्यू। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है, यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तो कक्ष की लंबाई क्या है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, एक आयताकार कक्ष है जिसकी चौड़ाई बोला गया है 2/3 गुना है किसका? लंबाई का, यही बात है। तो अगर मैंने कहा चौड़ाई से लंबाई का रेशियो, तो आप बोलेंगे 2:3 हो जाएगा, हाँ कि ना? तो अगर इस तरह से रेशियो में चौड़ाई और लंबाई आपको दिया हो और आपको चौड़ाई और लंबाई एक्चुअल में इस तरह से मानना है, तो आप बोलेंगे सर चौड़ाई हो जाएगा 2x मीटर और लंबाई क्या हो जाएगा 3x मीटर। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितनी? आप बोलेंगे 2400 वर्ग मीटर। ठीक, एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 3x गुणा चौड़ाई है 2x, बराबर लिखेंगे 2400। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये x का गुणा x से x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 2400। ठीक है, 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 400 बार में, हाँ कि ना? तो यहाँ पे फिर x का स्क्वायर बचेगा 400, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 मीटर आ जाएगा क्या? अच्छा, इसके रूट निकालेंगे तो जी 400 का रूट 20 आता है, हाँ सर। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गया, तो कक्ष की लंबाई बतानी है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? अच्छा 3x की वैल्यू पता करनी, तो 3 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात, आयत की एक भुजा आपको पता है 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो आयत में दो तरह की भुजा होते हैं, एक तो लंबी भुजा बोलते हैं और एक छोटी वाली भुजा। ठीक है, तो ये लंबी भुजा है कि छोटी वाली भुजा है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लंबाई है कि चौड़ाई है? तो आप कोई भी एक मान लीजिए, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल के लिए इसको मान लिया कि ये 16 सेंटीमीटर जो भुजा की लंबाई दिया है ये आयत की लंबाई है, अभी फिलहाल मान लिया है मैंने। ठीक है, अगर चौड़ाई लंबाई से छोटा आ गया तो आप क्या समझेंगे कि आपने जो माना था वो सही है। ठीक है जी, चलिए तो अभी फिलहाल मान लीजिए, समझ आ जाएगा बाद में आपको। मैंने कहा विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसे लिखा जाता है? आप बोलेंगे रूट के अंदर आयत की लंबाई का स्क्वायर प्लस आयत की चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है जी, विकर्ण की लंबाई हमको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 का स्क्वायर किया जाएगा, प्लस ये चौड़ाई जिसको हम कह रहे हैं b, तो b का स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं ये जो 20 है ये किसका वर्गमूल होता है, किसका अंडर रूट होता है? 400 का अंडर रूट होता है क्या? मतलब ये रूट के अंदर पूरी वैल्यू 400 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर जो 16 का स्क्वायर है ये 256 होता है, तो जरूर यहाँ पे 144 होना चाहिए b का स्क्वायर जी। तो b का स्क्वायर 144, इसका मतलब 144 12 का स्क्वायर होता है क्या? तो आप कहेंगे कि सर
यहाँ पे b की वैल्यू 12 होनी चाहिए, तभी तो 12 का स्क्वायर 144। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो चौड़ाई है ना ये लंबाई से कम आ रहा है, तो हमने मान के जो रखा था लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब हमको बतानी है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? तो पता है ना भाई, एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 16 है, ठीक है, चौड़ाई 12 है, तो आप कहेंगे 12 छक्का 72 और 12 कम 12, 12 और 7 19, ठीक है, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है आयत का क्षेत्रफल। ठीक, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो चतुर्भुज है जो पिक्चर में आएगा, जिसको हम कहेंगे वर्ग स्क्वायर के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ठीक, तो ऐसे चतुर्भुज का आप निर्माण कर दीजिए जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, साथ के साथ प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या बोल देंगे? वर्ग बोल देंगे, जिसको हम स्क्वायर के नाम से भी जानेंगे भाई साहब। तो इस चतुर्भुज में अगर आप एक भुजा को ए कहा तो दूसरा भुजा भी ए होगा, तीसरा भुजा भी ए होगा, चौथा भुजा भी ए होगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे आप सबसे बड़ी भुजा कहिए या सबसे छोटी भुजा कहिए, बात एक ही है। बात एक ही मतलब बड़ी भुजा और छोटी भुजा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, सारे भुजा बराबर होते हैं सर, यही कहेंगे क्या? तो अगर वर्ग का परिमाप बतानी है, पेरीमीटर बतानी है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजाओं को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर पता चल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अगर आपको सवाल में दिया हुआ है पेरीमीटर, अच्छा, और आपको वर्ग की भुजा बतानी है, ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे? सर ये 4 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो आप बोलेंगे p/4, ये हो जाएगा वर्ग की भुजा। समझ पा रहे हैं क्या? और वर्ग की एक भुजा पता कर लिए मतलब चारों भुजा पता कर लिए, क्योंकि सारे भुजा बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा, अगर मैंने कहा कि क्षेत्रफल बतानी है, तो चाहे लंबाई बोलिए चाहे चौड़ाई बोलिए, दोनों बराबर है यहाँ पे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई a गुणा a, तो a स्क्वायर हो जाएगा क्या? किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल बतानी है तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी वर्ग का आपको परिमाप बतानी है तो भुजा का 4 गुना कर देंगे, यही बात है क्या? अच्छा, अब हम वर्ग के विकर्ण को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम कहें कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो आपको ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं। ठीक उसी तरह वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, बोथ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, तो मैंने कहा ये एक वर्ग है, ठीक, इसमें दो अपोजिट कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन की जो लंबाई होगी इसी को हम कहेंगे विकर्ण। D1 कहा मैंने, तो इस D1 की वैल्यू कैसे पता किया जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ना 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा सर, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब कहिए चाहे आधार करिए, दोनों बराबर है क्या? तो इस तरह से बात कर दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? रूट पता कर लेंगे 2a स्क्वायर का, तो इस तरह से D1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। आप कहेंगे a√2, इस तरह से D1 पता चला। तो सर दूसरा विकर्ण कैसे पता किया जाएगा? आप बोलेंगे कि फिर से हम ये दो अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन की जो लंबाई है इसी को कहा दिया जाएगा दूसरा विकर्ण D2। तो इस D2 की लंबाई अगर मुझे चाहिए तो फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है सर मुझे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है भाई साहब, ठीक है क्या? तो आप बोलेंगे कि सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अगर मुझे D2 चाहिए, ठीक, तो ये रूट निकाल दिया जाएगा 2a स्क्वायर का, तो कितना आएगा? D2 की वैल्यू हमको पता चल जाएगा a√2। यही बात है क्या? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, चाहे आप D1 कहिए चाहे आप D2 कहिए, दोनों बराबर है क्या? हाँ कि ना? तो मैंने वही कहा ना भाई, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, D1 बराबर D2 बराबर D। ठीक है, तो वर्ग की विकर्ण कहेंगे तो आप डायरेक्ट बोल देंगे, इसके लिए फार्मूला D बराबर a√2, देख पाए? ठीक है, ओके। देखिए, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या है पता करके बतानी है।
वर्ग का विकर्ण कहें जिसको हम कहते हैं डायगोनल, कैसे पता किया जाएगा? आप बोलेंगे कि सर a√2, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a क्या है? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है ये। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर आपको पता करनी है और आपको दिया हो पेरीमीटर जिसको कहते हैं हम परिमाप, ठीक है, तो पेरीमीटर को डिवाइड कर दो आप 4 से, तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर पेरीमीटर की वैल्यू 20 है, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो a की वैल्यू हमको पता चल जाएगा 4 पंजे 20। a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, मजेदार सवाल, आपको मजा आएगा देखना इस सवाल को सॉल्व करने में। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, मैंने कहा कि ये एक वर्ग है, ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई मैंने कहा a a a a, इस तरह से, ठीक है जी। तो इस वर्ग का विकर्ण अगर हम कहें, डायगोनल कहते हैं उसी को, तो दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से एक लाइन बनेगा, इसी को तो कहेंगे वर्ग का विकर्ण। तो ऐसे वर्ग जिसके चारों भुजा a के बराबर है और विकर्ण d है, तो विकर्ण d बराबर क्या हम a√2 ऐसा बोल पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल अग्री करेंगे। अब देखो, वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग खींचना है जिसकी भुजा d के बराबर हो जाएगा क्या? तो एक भुजा तो खींच दिया आपने, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, और ये चौथा भुजा। तो इस तरह से दूसरा वर्ग खींच दिया, जो किस पर खींचे गए हैं? पहले वाले वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए हैं, ठीक है जी। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई इसी d के बराबर हो जाएगा क्या? इस तरह से, समझ पाए? तो अगर मैं ये येलो कलर का जो वर्ग खींचा हूं इसको a1 कहा, मतलब इसकी जो एरिया है a1, अच्छा, और जो ब्लू कलर से खींचा गया वर्ग है इसके एरिया को कहा मैंने a2। तो सवाल के हिसाब से ना आपको क्या पूछा गया पता है? सवाल के हिसाब से आपको a1:a2 यही पूछा गया, इसी अनुपात के बारे में आपको पूछा गया है भाई साहब। तो आप क्या बोलेंगे पता है? सर, अगर हम पहले वाले वर्ग का एरिया कहें जिसकी भुजा a है तो a का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले वर्ग का एरिया कहें जिसकी प्रत्येक भुजा d के बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे d², ठीक है, रेशियो कर देंगे। तो आप कहेंगे सर ये a² रेशियो d की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे a√2, ठीक है क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपने कहा सर ये a² रेशियो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 2 आएगा, a का स्क्वायर मतलब a²। तो सर यहां से ना a² और a² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है, और रेशियो क्या बचेगा? 2। तो यही तो हमारा आंसर है, ठीक है, 1:2। समझ पाए क्या? तो ऑप्शन सी करेक्ट। सुपर सवाल। ओके, देखिए, दो वर्गों के परिमाप 48 मीटर और 64 मीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? सुपर सवाल। ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले तो आप एक वर्ग खींचिए, खींच दिया, फिर एक और वर्ग खींच दिया सवाल के हिसाब से। हाँ सर, ये भी काम कर दिया हमने। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने कहा कैपिटल A1, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने कहा कैपिटल A2। दोनों वर्ग को आपस में आप ऐड कर देंगे या फिर दोनों वर्ग के क्षेत्रफल को आपस में आप सम कर देंगे, योग कर देंगे, तो आपको एक नया वर्ग मिलेगा। और ये नया वर्ग मैंने बना दिया भाई साहब, ये इस तरह से, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A, कैपिटल ए बोल दिया मैं इसको, ठीक है जी। तो इस नए वर्ग का आपको क्या चाहिए? परिमाप चाहिए, ठीक है। तो परिमाप पता करने के लिए इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पता हो, तो कैसे प्रोसेस हम अपनाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा कि ये पहले वाले वर्ग का प्रत्येक भुजा मान लो स्मॉल a1 है, तो इसको कैसे पता करेंगे? आप बोलेंगे कि सर परिमाप दिया है ना 48 मीटर, तो 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये पहले वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई पता चल जाएगा, मतलब स्मॉल a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 चौके 48 मतलब 12 मीटर। ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा ये दूसरे वाले वर्ग, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर a2 है, ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप दिया हुआ है आपको दूसरे वाले वर्ग का, वो है 64 मीटर। ठीक, तो आप कहेंगे परिमाप को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे
तो हमको दूसरे वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई पता चल जाएगा, 16 चौके 64, ठीक है, 16 मीटर। यही बात है क्या? अच्छा, एक जो नया वर्ग मिला है, दो वर्ग को ऐड करने से जो नया वर्ग मिला है इसका एरिया ए कहा क्या, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का एरिया प्लस दूसरे वर्ग का एरिया, हाँ कि ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग के लिए भुजा स्मॉल a1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, दूसरे वर्ग के लिए जो भुजा है वो स्मॉल a2 है तो स्मॉल a2 का स्क्वायर कर देंगे, हाँ कि ना। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको a की वैल्यू पता चल जाएगा क्या, ठीक है सर। तो पहली बात आप बोलेंगे कि सर स्मॉल a1 की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर किया जाएगा, प्लस स्मॉल a2 की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर किया जाएगा। तो 12 का स्क्वायर करने से 144 प्लस 16 का स्क्वायर करने से 256, तो ये कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे 400 मीटर आया। तो ये जो 400 मीटर है ये a की वैल्यू है क्या, ठीक है, ये हमने पता किया 400 मीटर। मीटर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया है ना भाई साहब, ठीक है, क्षेत्रफल है तो 400 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इस नए वाले वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई a कहा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे पता है, सर ये कैपिटल A जो कि एरिया है इसकी वैल्यू स्मॉल a का स्क्वायर, यही कहेंगे, और ये हो जाएगा 400। तो स्मॉल a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 का रूट निकालेंगे तो 20 मीटर, ठीक है। तो ये भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो आपको इस नए वाले वर्ग का परिमाप बतानी है क्या, पेरीमीटर बतानी है। तो 4 टाइम्स ऑफ a बराबर 4 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। सुपर, यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। समझाने में थोड़ा समय लगा लेकिन ये बड़े मजेदार सवाल था, ओके। देखिए दोस्तों, कभी कभी सवाल में बोला जाता है कि जब वर्ग का विकर्ण दिया हो और बोला जाए कि क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकाल पाएंगे, डायरेक्ट आप ऐसे सिचुएशन में वर्ग का एरिया पता कर पाएंगे, क्षेत्रफल पता कर पाएंगे, विकर्ण का स्क्वायर बोलेंगे, डिवाइड कर देंगे 2, या फिर डी का स्क्वायर डिवाइड में 2, ठीक है। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने कहा ये एक वर्ग है जिसके चारों भुजा बराबर जी a के बराबर है, प्रत्येक भुजा a के बराबर है उस वर्ग का, तो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे वर्ग का एरिया कहेंगे तो भुजा का स्क्वायर, यही कहेंगे, हाँ सर। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में वर्ग का विकर्ण d है, दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग का विकर्ण जिसको हम डायगोनल कहते हैं, इसको कैसे पता किया जाता है, a√2, ठीक है। यहां से अगर मैं a की वैल्यू देखना चाहूं तो आप बोलेंगे कि सर d डिवाइड बाई √2, यही बोलेंगे। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखिए तो क्या मिलता है, आप बोलेंगे कि सर d बाई √2, ये है a की वैल्यू, तो a का स्क्वायर है तो d बाई √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, d का स्क्वायर करेंगे, हाँ सर, और √2 का भी स्क्वायर होगा तो √2 का स्क्वायर कंप्लीट 2। तो ये आया कि नहीं आया बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में जब वर्ग का विकर्ण दिया हो और डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालनी हो तो आप क्या कह देंगे, विकर्ण का वर्ग डिवाइड में 2, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड में 2, ठीक। एक सवाल भी कर लेते हैं हम लोग, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड में 2, तो विकर्ण दिया हुआ है भाई साहब 10√2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, डिवाइड करेंगे 2। तो आप बोलेंगे कि सर 10 का स्क्वायर करने से 100 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करने से कंप्लीट 2 मिलेगा, डिवाइड में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मात्र यहाँ बचेगा 100, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और यही पूछा गया था कि आपने को, तो आंसर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुपर। देखिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है, एक घोड़ा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा पता करके बतानी है। सुपर सवाल। सबसे पहले मैंने कहा एक वर्गाकार मैदान बना दिया मैंने, ठीक है सर। अच्छा, जिसकी प्रत्येक किनारा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, ठीक है जी। अगर मैं कहूं इस वर्गाकार मैदान का एरिया, क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे भुजा का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी हुई है सवाल में 576 किलोमीटर स्क्वायर, यही बात है क्या। अब देखिए
मैंने कहा ये a का स्क्वायर और 576 को हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे कि सर दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही बात है। तो a की वैल्यू मिल गया 24 किलोमीटर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये भी 24 है, ये भी 24 है, ठीक है, ये भी 24 है और ये भी 24 है, यही बात है। अब देखना सवाल क्या कहता है कि एक घोड़ा को 12 की स्पीड से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो मैंने ये कहा कि भाई साहब जब घोड़ा यहां से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर वापस जहां से शुरू किए थे वहां पहुंच जाएंगे, क्या चक्कर लगाएंगे तो जी, ठीक है। तो इस एक चक्कर में कितना दूरी तय किए होंगे, तो आप कहेंगे इस मैदान के बाउंड्री के लंबाई के बराबर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं क्या। तो हमने कहा परिमाप, तो इस वर्ग का परिमाप पता करना है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, हाँ कि ना। तो परिमाप पता करना है किसी भी वर्ग का, तो 4 गुना भुजा, ठीक है जी। भुजा की वैल्यू 24 है, तो आप बोलेंगे कि सर 4 गुना 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी दूरी तय किया जाएगा एक चक्कर तय करने में, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर लिखा जाएगा चली गई दूरी डिवाइड करेंगे स्पीड। तो आप कहेंगे चली गई दूरी 96 किलोमीटर है और किस स्पीड से, 12 की स्पीड से, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे। सुपर, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है जी। देखिए एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, उसकी बाउंड्री पर 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाया जाता है, ऐसे पेड़ों की संख्या क्या होगी। सुपर सवाल ना। मैंने कहा सबसे पहली बात, खेत बना दिया मैंने, ठीक है जी। ये प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है, इस खेत की प्रत्येक किनारा की जो लंबाई है वो a के बराबर है, ऐसा मैंने कहा। तो इस खेत की एरिया, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 900 मीटर का स्क्वायर, ठीक। तो आप बोलेंगे कि सर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 90 होता है। तो आप क्या बोलेंगे पता है, सर दोनों साइड से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 30 मीटर आएगा क्या, हाँ सर। अच्छा तो आप कहेंगे सर ये 30 है, सर ये भी 30 है, सर ये भी 30 है, ये भी 30 है, ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ सर बात तो सही है। अब देखिए सवाल के हिसाब से अगर हम कहें कि इस खेत की बाउंड्री पर, मतलब ये है क्या बाउंड्री, इस खेत की बाउंड्री कहें तो यही हुआ ना यार। अच्छा तो इस खेत की बाउंड्री पर प्रत्येक 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाना है आपको, समझ पाए क्या ये बात, प्रत्येक 1.5 मीटर, जैसे कि यहां से शुरू किए यहां तक आया, तो ये कितना है 1.5 मीटर, ठीक है जी। तो इस तरह से, इसी तरह से ये फिर से 1.5 मीटर, ये फिर से 1.5 मीटर, ये फिर से 1.5, इस तरह से ना, है ना। तो ऐसे प्रत्येक 1.5 मीटर, ऐसे प्रत्येक 1.5 मीटर, मैं यहाँ पे स्केल लेकर मेजर नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझना है हर 1.5 मीटर के गैप में आपको एक पेड़ दिखेगा, ठीक। तो बेसिकली आपको आपको इस खेत की बाउंड्री की लंबाई पता करनी है पहले, ठीक, और उस लंबाई को 1.5 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो पेड़ की संख्या पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाया जा रहा है ना भाई साहब। तो अगर इस बाउंड्री की टोटल लंबाई पता करें, जिसको हम कहेंगे परिमाप, पेरीमीटर कहते हैं, तो कैसे पता किया जाएगा, चारों भुजाओं का आप योग कर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, ऐसे 4 भुजा है, तो ये 4 का गुना 4 दिए 12, 120 मीटर, ये हो गया परिमाप। तो इस परिमाप को मतलब 120 को डिवाइड कर देंगे 1.5 मीटर से, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक। तो आपको पेड़ की संख्या पता चल जाएगा, यहां से पेड़ की संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये दशमलव को हटाया, ऊपर जीरो का एक मतलब 10 का गुना हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 15 शून्य शून्य 80, सर टोटल 80 पेड़ लगाएंगे, हाँ कि ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। सुपर सवाल। देखिए दुनिया का कोई भी चतुर्भुज हो 4 भुजाओं से घिरकर बनी होती है क्या, हाँ सर बात तो सही है।
अगर दो भुजा को लेकर एक जोड़ा बनाएंगे तो एक चतुर्भुज के अंदर भुजाओं के टोटल दो जोड़े बनेंगे क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो अगर हम चाहें तो चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार को दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। डे 1 क्लास में भी हम यही बात सीखे थे। पहला कैटेगरी, जब चतुर्भुज के भुजाओं के दोनों जोड़ा समांतर हो। दूसरा कैटेगरी, जब चतुर्भुज के भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं के सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपेजियम के नाम से भी जानेंगे। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ठीक, ये भुजाओं का जो युग्म है, जोड़ा है, ये समांतर है क्या? हाँ सर। अच्छा, और भुजाओं का जोड़ा आपको कैसे देखना है? बिल्कुल विपरीत भुजा होना चाहिए, अपोजिट साइड्स होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? आमने सामने की भुजा। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का जो जोड़ा होता है ना, इसको हम एरो से भी बताते हैं, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या? एक ही दिशा में है, ऐसे हम बताते हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये जो भुजाओं का जोड़ा है ना, ए और बी जो भुजा है, ठीक, जो पेयर बना रहा है, ये पैरेलल है, समांतर है। तो सिर्फ एक जोड़ा समांतर होने से कौन सा चतुर्भुज दिखेगा आपको? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, जब दोनों जोड़ा समांतर हो तो आप आयत कहेंगे, वर्ग कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं जैसे समांतर चतुर्भुज कहूं तो बिल्कुल चतुर्भुज के दोनों जोड़ा समांतर देखने को मिलेगा क्या? इस तरह से। समझ पाए? तो भाई साहब, आयत को भी तो हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, वर्ग को भी हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, समचतुर्भुज को भी हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस तरह से बात कर लीजिए, एरो लगा दीजिए आप। ठीक है, आमने सामने जो भुजाएं हैं, ठीक है, उसमें आप एरो लगा दीजिए एक ही डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, यहां पर भी आप देख लीजिए। ओके, तो जब भुजाओं का दो जोड़ा समांतर हो तो आप कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज है भाई साहब, और सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो तो उसको बोलेंगे आप समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो आयत को हम समांतर चतुर्भुज क्यों कहेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के लिए दोनों जोड़ा समांतर होना चाहिए। इसका मतलब आयत में भी तो यही बात है, वर्ग में भी तो यही बात है, समचतुर्भुज में भी तो यही बात है। इसलिए एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कर सकते हैं, वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। हाँ कि ना? अब देखिए दोस्तों, एक मजे की बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़ा समांतर हो तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ध्यान में रखना, हम कहते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? विपरीत आंतरिक कोण। ठीक है, जो हमेशा बराबर होंगे दोनों जोड़ा समांतर होने के कंडीशन में। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या आयत के कंडीशन में भुजाओं के दोनों जोड़ा समांतर है? हाँ सर। तो अगर मैं ये वाला इंटीरियर एंगल कहूं तो क्या बोलेंगे? 90 डिग्री कहेंगे क्या? तो इसके विपरीत में ये वाला जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। विपरीत आंतरिक कोण इक्वल है क्या? हाँ सर, बात तो सही है। यहां वर्ग के केस में कहें तो विपरीत आंतरिक कोण, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। हाँ सर। फिर से वापस यहाँ पे आयत के कंडीशन में देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ये भी 90 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ स्क्वायर में देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ये भी 90 डिग्री। तो अगर हम ये कहें कि भाई साहब समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये बोल सकते हैं क्या? हाँ कि ना? ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है जी। वैसे ही रोम्बस के केस में अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, हाँ कि ना? ये इसको हम बोल सकते हैं ना अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक, अच्छा, चाहे जितना भी हो, ये 60 है तो ये भी 60, ये मान लो थीटा है तो ये भी थीटा। इस तरह से अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होंगे भाई साहब, जब
भुजाओं के दोनों जोड़ा समांतर हो ऐसे चतुर्भुज में। ठीक है जी। तो वैसे आप ये वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं जो आपस में बराबर होंगे, ये वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी। तो एक सवाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछे गए ये सवाल है। सवाल कहता है कि निम्न आकृति को देखें जहां पर कोण बी और कोण डी क्रमशः 7x - 30 डिग्री और 5x डिग्री है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है 15 डिग्री, 105 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री। तो सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे पता है कि सर ये जो दी हुई आकृति है ये चार भुजाओं से घिर के बनी हुई आकृति, मतलब एक चतुर्भुज है सर ये। और साथ के साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस चतुर्भुज में ये जो आमने सामने भुजा है, ये जो आमने सामने भुजा है, ठीक है, जो जोड़ा बनाने वाले हैं, पेयर बनाने वाले हैं, इसमें ना सर एरो लगा हुआ है, वो भी एक ही दिशा में। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों भुजा मिलकर एक जोड़ा बनाएंगे, एक ही दिशा में एरो लगा है क्या, मतलब ये एक जोड़ा भुजा का समांतर है। सर दूसरा जोड़ा देखें तो भुजाओं का दूसरा जोड़ा भी तो समांतर है सर, एक ही दिशा में एरो लगा हुआ है क्या ये भी समांतर? तो आप कहेंगे कि सर ये ना ये वाला कंडीशन है, ये वाले कैटेगरी में आ रहा है जब चतुर्भुज के भुजाओं का दोनों जोड़ा समांतर हो। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ऐसे सिचुएशन में अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मतलब विपरीत आंतरिक कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे विपरीत आंतरिक कोण पहला दिया गया है 7x - 31 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 5x डिग्री, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कर दिए तो आप बोलेंगे 5x इधर आएगा तो ये 7x के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30। सर ये 2x हो जाएगा और ये हो गया 30, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। ठीक है, और ये x किस में डिग्री में है क्या, तो 15 डिग्री में आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है 15 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए चतुर्भुज का अगला टाइप होने वाले हैं समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपेजियम के नाम से भी जानते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल। तो इस तरह से चतुर्भुज का निर्माण कर देना है आपको कि विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और विपरीत भुजाओं का दूसरा जोड़ा समांतर ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह के चतुर्भुज का निर्माण किया हुआ है यहाँ पे कि विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है क्या, हाँ सर, और विपरीत भुजाओं का जो दूसरा जोड़ा है वो समांतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर हम समलंब चतुर्भुज का परिमाप की गणना करें, पेरीमीटर की गणना करें तो कैसे कर पाएंगे, आप कहेंगे कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं का सम कर दीजिए, योग कर दीजिए, तो आप बोलेंगे a + b + c + d। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का पेरीमीटर पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा, हाँ कि ना। अगर हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करने की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे सर समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल जिसको हम कहेंगे एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे समांतर भुजा a और b है क्या, ठीक है, तो आप कहेंगे a + b समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा ये, ठीक है, गुणा ऊंचाई जिसको मैं कह रहा हूं h। तो ऊंचाई कैसे बात किया जाएगा समलंब चतुर्भुज का, आप बोलेंगे कि सर जो समांतर भुजाएं होते हैं ना उनके बीच की लंबवत दूरी आप पता कर लो, इसी को बोला जाएगा समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है जी, तो हमेशा ध्यान में रखना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करनी है तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, चलिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं a और b है, तो a बराबर कहें तो 16 मीटर, अच्छा b बराबर कहें तो 20 मीटर, यही बात है क्या। अब देखिए यदि ऊंचाई बराबर 10 मीटर है तो आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करनी है क्या, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया कहते हैं, कैसे पता करेंगे 1/2 गुणा
यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग कर देंगे 16 प्लस 20, ठीक है। फिर गुणा करेंगे ऊंचाई जो कि 10 है क्या, तो आप बोलेंगे कि सर 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 16 और 20 ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का गुणा 5 से किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5 का 30, 5 या 15, 15 3 18, 180 मीटर स्क्वायर आएगा क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, अगला सवाल स्क्रीन में सेम पैटर्न का सवाल है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा पता करके बतानी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भाई साहब 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कर देंगे तो a प्लस बी गुणा समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर 1/2 समांतर भुजाएं दिए हुए हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, गुणा ऊंचाई दी हुई है यहाँ पे 4, ठीक। तो 2 से एक बार में काटेंगे, 2 से 2 बार में काटेंगे, 8 और 6 14 हो जाएगा सर, गुणा कर देंगे 2 का तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है, 28 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, देखिए एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है पता करके बतानी है। मतलब हमको ये h की वैल्यू पता करनी है क्या। यहाँ पे समांतर भुजाएं a और b है भाई साहब। a की वैल्यू दी हुई है कितनी, आप कहेंगे 18 सेंटीमीटर, b की वैल्यू दी हुई है कितनी, आप कहेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो इस समलंब चतुर्भुज का एरिया दिया हुआ है सर 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग करेंगे मतलब 18 प्लस 24, ठीक है, गुणा कर देंगे ये ऊंचाई को, ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात आप कहेंगे कि सर ये 210, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा 210 के साथ। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 4 12 और 2 1 3 1 4, ठीक है, गुणा कर देंगे ये ऊंचाई, ठीक। अब देखिए आप बोलेंगे 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 21 बार में, 21 से काटेंगे एक बार में, 21 से काटेंगे 10 बार में। तो सर यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 10 आया, किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा क्या, यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी पता करके बतानी है। सबसे पहली बात हम एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं जिसमें दो विपरीत भुजाएं आपस में पैरेलल होते हैं क्या, समांतर होते हैं क्या, जिसको हम कहेंगे ए और बी। आप बोलेंगे कि सर यहाँ जो बी है ये बड़ी समांतर भुजा है और ए छोटी समांतर भुजा है। हमें समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:3, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई अगर हम कहें तो 5x के बराबर, अग्री करेंगे बिल्कुल, हाँ सर। छोटी समांतर भुजा की लंबाई कहें तो आप कहेंगे 3x के बराबर। इस रेशियो के हिसाब से हम बात करेंगे ऐसा, ठीक है। अब देखो सवाल में बोला गया है कि इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दिया हुआ है भाई साहब, कितना, 24 मीटर, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, h कहेंगे, ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक है। तो एरिया दिया है क्या समलंब चतुर्भुज का, आप कहेंगे हाँ सर 1440 वर्ग मीटर। और एरिया का फार्मूला क्या लिखते हैं, 1/2 लिखेंगे सर, गुणा ये समांतर भुजाओं का योग कर देंगे 3x प्लस 5x, यही बात है, गुणा समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h की वैल्यू दे के रखा गया है 24, ठीक। आप बोलेंगे कि सर 2 से काट दिया जाएगा एक बार में, 2 से काट दिया जाएगा 12 बार में, ठीक है। फिर कहेंगे सर 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे 120 बार में, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ना 120 बचेगा और 3x प्लस 5x बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। आप कहेंगे कि सर 8 से काटेंगे एक बार में, 8 से काटेंगे 15 बार में, तो सर x की वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पे 15, किस में मिलेगा, ये सेंटीमीटर में मिलेगा क्या, नहीं सर ये मीटर में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से
तो x की वैल्यू 15 मीटर। तो हमको पता करनी है बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, मतलब b की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब हमको 5x की वैल्यू पता करनी है क्या? तो x की वैल्यू 15 मीटर, तो 5x की वैल्यू 5 गुणा 15, तो कितना हो जाएगा? 75 मीटर। यही हो जाएगा बड़ी समांतर भुजा की लंबाई। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा पता करके बतानी है। मतलब हमको a प्लस बी इसकी वैल्यू पता करनी है सवाल के हिसाब से। ठीक है, तो दो समांतर भुजाएं समलंब चतुर्भुज का ये ए और बी होता है क्या, जो कि आपस में पैरेलल होते हैं जी। ठीक, हमको समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो बड़ी समांतर भुजा लिख सकते हैं 3x के बराबर, छोटी समांतर भुजा लिख सकते हैं 2x के बराबर। ठीक है क्या? अब देखिए, समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये लंबवत दूरी को बोला जाएगा, जिसको हम कहेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई की वैल्यू 15 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देके रखा गया है 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कर देंगे। ठीक है, गुणा ऊंचाई लिखेंगे ये 15। ठीक है, अब देखिए हमने कहा 15 से काटा एक बार में, 15 से काटा 30 बार में, यही बात है क्या? फिर कहेंगे सर 2 का गुणा 30 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। फिर 2x प्लस 3x, सर ये तो 5x हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू ना 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो a प्लस b चाहिए, इसका मतलब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5x। 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 5x की वैल्यू पता करना है, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर है और ये है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 25 और 45 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं बराबर है बोल रहा है, और दोनों भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ये दो अन्य भुजा बराबर बोल रहा है ना, प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करें, तो आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा करेंगे समांतर भुजाओं का योग, मतलब 25 प्लस 45, यही बात है, गुणा करेंगे ऊंचाई। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे पता है? दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये भी तो है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, यही बात है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ये ऊंचाई हो जाएगा, तो सर ये भी तो ऊंचाई कहेंगे ऐसे। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ना दो समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 25 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है। टोटल 45 है, 45 में 25 हटा दो, 20 बचेगा, और जो 20 है ये दो बराबर बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 25 प्लस 10 टोटल 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि सर या तो हम ये वाला समकोण त्रिभुज पे फोकस करें, या तो हम ये वाले समकोण त्रिभुज पे फोकस करें। ठीक है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज पे फोकस करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ऊंचाई की वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको एरिया की वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैंने कहा लेफ्ट साइड वाले को पकड़ लेते हैं ना, ये वाले को। तो आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कहेंगे तो ये हो जाएगा सर 225, फिर 10 का स्क्वायर मतलब 100, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिखेंगे ये h का स्क्वायर, 225 में 100 माइनस करने से सर ये 125 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे h का स्क्वायर। ठीक है, अब इस 125 को आप चाहें तो 25 गुणा 5 लिख सकते हैं, बराबर ये h स्क्वायर है तो इधर आके रूट में बदल जाएगा। ठीक है जी, तो आप बोलेंगे कि सर
25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, ठीक है, और रूट के अंदर बचेगा यहाँ पे 5। तो h की वैल्यू आपने पता किया कितना, तो 5√5, ठीक है, किसमें आएगा ये, सेंटीमीटर में आएगा क्या, तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो यार, ठीक है, तो आप पाएंगे एरिया की वैल्यू, तो आपने कहा 5√5, ठीक है। अब देखिए, अब बस कैलकुलेशन है ना, ये कहेंगे आप 25 और 45 कितना हो जाएगा, तो सर ये 70 हो जाएगा क्या, हाँ ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो सर 2 से काटेंगे एक बार में, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 35 बार में, ठीक है। तो सर एरिया बराबर आप लिखेंगे 35 गुणा 5√5, तो 35 से गुणा 5 से करेंगे तो 5 25, फिर 5 या 15, 15 और 2 17, 175√5, ठीक है, ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया, ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी दो समांतर भुजाएं दिख रहा होगा आपको, एक है 28 सेंटीमीटर और दूसरा है 40 सेंटीमीटर, यही बात है क्या। अब देखिए, यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो, मतलब अन्य जो दो भुजाएं हैं, देख पा रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला जा रहा है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, ऐसा सवाल कह रहा है भाई। तो सवाल कहता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पता करके बतानी। कैसे पता किया जाएगा, तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई साहब दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, यही कहेंगे, तो सर ये भी तो है दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक, जिसको हम कहेंगे एच जी, हाँ कि ना, तो सर ये भी तो एच के बराबर हो जाएगा, अग्री करते हैं। तो ये लंबवत है बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा भाई साहब, ठीक है। अगर यहां से यहां 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई साहब, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यार, ये टोटल यहां से लेके पूरा यहां तक ये 40 सेंटीमीटर है सर, तो 40 में से 28 निकाल दो, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा, 6 इधर और 6 इधर, सुपर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। तो आप देख सकते हैं 6, 28 और 6 कुल मिला के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, सुपर। अब आप देखिए, आपको चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप बोलेंगे सर 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कर देंगे, तो समांतर भुजाएं हैं 28 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई पता चल गया तो काम बन जाएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, हाँ सर बात तो सही, समकोण त्रिभुज जी, और यही समकोण त्रिभुज इधर भी दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ सर बात तो सही है। तो किसी भी एक समकोण त्रिभुज में आप फोकस करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपको ये ऊंचाई की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि मैं लेफ्ट साइड वाले समकोण त्रिभुज में फोकस करता हूं, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे पता है, सर कर्ण का वर्ग मतलब 12 का स्क्वायर कहेंगे, बराबर लंब का वर्ग मतलब h का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, ठीक, 12 12 144 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर लिखेंगे ये h का स्क्वायर। तो यहाँ पे 144 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा क्या, 108 को मैं लिख पाऊंगा 36 गुणा 3, ठीक है, और इधर है h स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, तो 36 का अंडर रूट कहें तो 6 हो जाएगा और रूट के अंदर 3 बचेगा, हाँ कि ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा भाई साहब। तो यहां से आपको ऊंचाई पता चल गया, और ऊंचाई की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ये 6√3, ठीक है। तो यहां से आपको एरिया पता चल जाएगा ना, तो बस फिर आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। मैंने कहा 2 से काटेंगे आप एक बार में, 2 से काटेंगे आप यहाँ पे 3 बार में, ठीक, फिर कहेंगे सर एरिया बराबर ये 28 और 40 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये ना 68 होगा, और यहाँ पे गुणा 3√3, ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 बोलेंगे, 3 छके 18 2 20, 204 हो जाएगा, और ये √3, ठीक है, ये एरिया की वैल्यू है क्या, हाँ सर
किस में आने वाले हैं ये? सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ पाए? तो ये है हमारे पास आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज का निर्माण कर देना है आपको जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर हो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, साथ के साथ विपरीत आंतरिक कोण बराबर हो, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमने कुछ इसी तरह के चतुर्भुज का निर्माण किया हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे आमने सामने की भुजा समांतर है क्या? हाँ सर, समांतर है। और बराबर भी है क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह इधर आमने सामने की जो भुजा है, या फिर आप कहिए विपरीत भुजा है, बराबर है और साथ के साथ समांतर भी है, मतलब पैरेलल भी है ये। ठीक है जी, समांतर का मतलब पैरेलल। लेकिन जो दूसरा कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विपरीत आंतरिक कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये आंतरिक कोण है, तो इसके ठीक विपरीत आंतरिक कोण ये वाला होगा। अगर ये कोण अल्फा है और ये वाला कोण बीटा है, तो दूसरे वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब अल्फा बराबर होगा बीटा के। ठीक उसी तरह मैंने कहा ये एक आंतरिक कोण है इस समांतर चतुर्भुज में, और इसके ठीक विपरीत आंतरिक कोण ये है। अगर ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण गामा है, तो आप कहेंगे कि सर थीटा बराबर गामा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज कहना है आपको किसी भी चतुर्भुज को, तो उसके लिए दो कंडीशन है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर हो और विपरीत आंतरिक कोण भी आपस में बराबर हो। ठीक है क्या? अच्छा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही समझ में आया। ओके, तो अगर आपसे कोई कहे कि समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर बताइए, जिसको हम कहेंगे परिमाप, तो आप बोलेंगे सारे भुजाओं का जोड़ कर दिया जाएगा। आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं a 2 बार है, b 2 बार है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ये कहा जाएगा परिमाप उस समांतर चतुर्भुज का, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है क्षेत्रफल को लेकर, जिसको हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे पता किया जाएगा? तो एक नॉर्मल सा फार्मूला है, आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी एक भुजा को आप आधार मान लीजिए और उस पर आप लंब खड़ा करिए, तो वो जो लंब होगा उसी को कहा जाएगा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। ठीक है जी, तो या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, कोई भी एक भुजा लीजिए तो उसके समांतर भी तो भुजा होंगे। ठीक है जी, ओके। तो भुजा और उसके समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी x। ठीक है, फिर कोई भी एक भुजा और उसके समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी। नहीं समझ में आया? इधर आइए। मैंने कहा कि ये जो a है और ये जो a है, ये समांतर भुजा है क्या? तो मैंने कहा एक भुजा लीजिए a और इसके समांतर भुजा a, इसके बीच की लंबवत दूरी, इसको कहा मैंने x। ठीक है जी, तो a गुणा x, मतलब a यहाँ पे आधार है और जो x है इसको हम बोलेंगे लंब, इस आधार पर लंब, जिसको बोला जाएगा ऊंचाई, और इसी ऊंचाई को हम दरअसल शीर्ष लंब भी कहते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, तो कोई भी एक भुजा को आपने आधार माना, ठीक है, तो शीर्ष से आप इस भुजा पर लंब डाल दीजिए, तो आप बोलेंगे इसको शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई। तो a गुणा x, आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर आपकी चाहत है कि सर हम अगर भुजा b को फोकस करें, तो इसको आप आधार मान लीजिए और लंब डाल दीजिए। ठीक है, कहां से? शीर्ष से। तो आप कहेंगे ये हो गया सर शीर्ष लंब। ठीक, भुजा b पर, तो भुजा b आधार हो जाएगा और ये जो शीर्ष लंब की लंबाई है, इसको अगर मैं y कहूं, तो ये ऊंचाई हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। तो आधार गुणा ऊंचाई b गुणा y। तो आप अगर a गुणा x कहिए या फिर b गुणा y कहिए, बात एक ही है। मतलब आप क्षेत्रफल निकालने के लिए a गुणा x या फिर b गुणा y दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों वैल्यू बराबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल जो पूछे जाते हैं उस स्टाइल में आपको ध्यान कैसे रखना है, इस फार्मूले को वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जिस तरह से आप यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें ये जो a भुजा है ये बड़ी भुजा है क्या? तो दो बड़ी समांतर भुजा a और a। वैसे b छोटी भुजा है,
तो दो छोटी समांतर भुजा, ठीक है। तो आप अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपने बड़ी भुजा लिया है तो बड़ी भुजा गुणा दोनों बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी x, ठीक है। या तो ऐसा आप पता करिए या फिर आप बोलेंगे कि सर छोटी भुजा गुणा दोनों छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी जो कि y है, ठीक। तो एरिया कैलकुलेट करना है या फिर a गुणा x करिए या फिर a गुणा y, और दोनों हमेशा बराबर रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे इस कंसेप्ट को। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात हम ना एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब। ये है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें बड़ी भुजा कहें तो ये ए, तो इसके सामने की भुजा भी ए होगा। छोटी भुजा कहें तो बी, तो इसके सामने की भुजा भी बी होगा। यही बात है क्या? तो आसन्न भुजा का मतलब क्या समझे? दो आसन्न भुजा, टू एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए यार, मैंने कहा कि ये शीर्ष है, हाँ कि ना? तो इस शीर्ष से दो भुजा निकल रहे हैं क्या? तो दोनों भुजा क्या कहलाएंगे? आसन्न भुजा कहलाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको, छोटी भुजा है, और ये बड़ी भुजा 18 सेंटीमीटर, यही बात है। तो ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, ठीक है जी। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया हुआ था कि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जिसको मैंने कहा x, ठीक है। तो मैंने लिखा ये बड़ी भुजा और बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी x। ठीक उसी तरह छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कहें तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो आप लिखेंगे ये छोटी भुजा और छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जिसको मैंने कहा y, ठीक है, b गुणा y। तो ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज की केस में, ठीक है जी। तो सवाल में दिया हुआ है दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पे y है क्या? तो ये हो गया 12। अच्छा, b की वैल्यू कितनी? तो 15। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 18 गुणा x हमको पता करनी है सवाल के हिसाब से। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी x है ना भाई साहब, तो x की वैल्यू आप पता कर दीजिए। सबसे पहले आप बोलेंगे सर 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 1 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है जी। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 इकाई है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है पता करके बताइए। देखिए, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ऐसा बात हुआ है, मतलब डेफिनेटली समांतर चतुर्भुज के लिए जो एरिया वाला कंडीशन होता है कि भाई साहब बड़ी भुजा गुणा दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक, वैसे ही छोटी भुजा गुणा दोनों छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो कि आपस में बराबर होते हैं, ये एरिया वाला कंडीशन है। तो ये फार्मूला तो लगना तय है इस सवाल में, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? ठीक है सर, लेकिन सवाल के हिसाब से आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए जरूरी कि आप पहले तो एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ठीक है जी, जिसमें अगर मैं कहूं ये है बड़ी भुजा ए और ये है छोटी भुजा बी, यही बात है। अब देखो, भुजाओं का रेशियो दिया गया है, मतलब बड़ी और छोटी भुजाओं का रेशियो 5:4। तो आप बोलेंगे सर बड़ी भुजा 5 के मल्टीपल में होगा, मतलब 5 के बोल दिया मैं, ठीक है, ओके। और जो छोटी भुजा है वो 4 के मल्टीपल में होगा, तो 4 के बोल दिया इसको मैं, रेशियो के हिसाब से जी। तो आपको एरिया दिया हुआ है, हाँ सर, और एरिया से रिलेटेड हमको बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दे दिया गया है 20 इकाई। तो एरिया कैसे बोल देंगे? आप कहेंगे कि सर ये बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जिसको हम कहेंगे x, ठीक है, और इस x की वैल्यू 20 इकाई दिया हुआ है। तो एरिया का फार्मूला लिखने के लिए हम यूज करेंगे बड़ी भुजा गुणा दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है सर। अब एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1000। अच्छा, a की वैल्यू 5k है गुणा x की वैल्यू 20 है,
तो सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे सर, 5 गुणा 20, ये 100 हो जाएगा। ठीक है जी। और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से k की वैल्यू मिल जाएगा हमको 10 इकाई मिलेगा। क्या, अगर k की वैल्यू 10 इकाई है तो आप बोलेंगे 5k की वैल्यू 5 दहम 50 इकाई। ठीक है। अच्छा, b की वैल्यू कहेंगे तो 4 गुणा 10, 4 दहम 40 इकाई। अब यहाँ पे आ जाइए, a की वैल्यू पुट करेंगे 50 गुणा x की वैल्यू सवाल में दिया हुआ था 20। अच्छा, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू बोल देंगे आप 40 गुणा y, तो ये y क्या है भाई साहब, छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये है y। समझ पा रहे हैं क्या, और यही हमको पता करनी है। तो सबसे पहली बात आप कहेंगे कि सर 20 से काटेंगे, एक बार में 20 से काटेंगे, दो बार में 2 से काटेंगे, एक बार में 2 से काटेंगे, 25 बार में, तो यहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगा कितनी, 25 इकाई। यही तो हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में अगर x बराबर त्रिभुज एएमबी का क्षेत्रफल है, y बराबर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है, तो आपको सवाल के हिसाब से ना बोला गया है x रेशियो y की वैल्यू क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा x रेशियो y के लिए, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि आप इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में नजर डालिए, डालिए नजर। ठीक है, अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज का भुजा AB के बारे में कहूं, मान लो ये आधार है ना, कोई भी एक भुजा को आधार बोल सकते हैं, तो मैंने मान लिया AB भुजा आधार है। अब देखिए इस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज AMB भी बना हुआ है। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं कि ये जो आधार बोला है AB भुजा जिसकी लंबाई B है, ठीक, ये त्रिभुज का आधार है क्या, हाँ बिल्कुल। साथ के साथ समांतर चतुर्भुज के लिए भी आधार है, बिल्कुल, मतलब ये जो B है ये कॉमन बेस है, कॉमन आधार है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों के लिए। अब इस त्रिभुज के शीर्ष M से अगर मैं इस आधार पर लंब डालूं, ठीक है, इस तरह से, तो क्या ये त्रिभुज का ऊंचाई कहा जाएगा। और साथ के साथ मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि ये समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और इसके ठीक विपरीत समांतर भुजा, ठीक है जी, मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसी को तो हम समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई भी कहते हैं। तो अगर मैं h के बारे में कहूं तो ये त्रिभुज का ऊंचाई है, अग्री करेंगे। क्या ये समांतर चतुर्भुज का भी ऊंचाई है, हाँ सर बिल्कुल अग्री करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको x बोला गया है, हम क्या बोलेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही कहेंगे। अगर मैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहूं तो आधार गुणा ऊंचाई, यही बोलते हैं आप। तो आधार है b, ऊंचाई है h। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि भाई साहब x रेशियो y या फिर x/y बताइए। तो x की वैल्यू 1/2 गुणा b गुणा h, यही कहेंगे। और y की वैल्यू कहेंगे तो आप बोलेंगे सर b गुणा h। तो आप कहेंगे कि सर b गुणा h कैंसिल हो जाएगा, तो x/y बराबर 1/2, मतलब क्या समझे, x रेशियो y बराबर 1:2। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है जी, मजेदार सवाल था। चलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक कॉर्नर ठीक विपरीत कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको मिलेगा विकर्ण नंबर D1। ठीक है। अच्छा, दूसरा विकर्ण कैसे पता करेंगे, ये है कॉर्नर ठीक विपरीत कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा ये D2 विकर्ण। ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान में रखना समांतर चतुर्भुज की केस में, ठीक है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरी बात ध्यान रखनी है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या समझे, अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को विभाजित करने के लिए जी। मान लिया जाए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां ये है सर D1/2। अच्छा, यहां से यहां आप कहेंगे सर ये भी D1/2 समद्विभाजित, ठीक है, दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया ना। अच्छा, वैसे ही यहां से यहां कहेंगे
तो आप बोलेंगे d2/2, ठीक है। यहां से यहां कहेंगे तो आप कहेंगे d2/2। समझ पा रहे हैं क्या? इसको और अच्छे शब्दों में मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको। मैंने कहा कि नामकरण कर देता हूं मैं P Q R S, ठीक है। तो अगर हम P से O जाएंगे, ठीक, चाहे हम O से R जाएंगे, ये दोनों बराबर होंगे क्या? d1/2 d1/2, ठीक है। तो ये मैंने कहा d1/2 दिख रहा होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं एस से ओ गया, एस से ओ, और साथ के साथ ओ से क्यू गया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? d2/2। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला जो हमारा चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज है, जिसको हम कहेंगे रोम्बस। तो वहां भी ऐसे ही बात होगा कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करेंगे, लेकिन किस पर? 90 डिग्री पर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, सम कोण पर सम विभाजित करते हैं दोनों के दोनों विकर्ण। ये कौन से चतुर्भुज में? रोम्बस में, सम चतुर्भुज में। और यहाँ पे बात करें तो ये सम कोण पर सम विभाजित नहीं करता, ये जस्ट सम विभाजित करेगा। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, हमको अभी नहीं पता। लेकिन रोम्बस के केस में एग्जैक्टली 90 डिग्री पर सम विभाजित करेंगे दोनों के दोनों विकर्ण। आगे हम चर्चा भी करेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को लेकर कई बार सवाल ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि समांतर चतुर्भुज की ना भुजाएं आपको पता होता है और साथ के साथ एक विकर्ण दे दिया गया होता है, ठीक है। तो आपको समांतर चतुर्भुज PQRT, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है जी। तो अगर आप समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींचा, जैसे कि C, ये विकर्ण है क्या? Q से T, C विकर्ण है, हाँ कि ना? तो ये इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। कैसे पता चला सर? B के सामने B होगा, A के सामने A होगा, ठीक है जी। तो दो समान भाग में डिवाइड कर रहा है, और वो दो समान भाग क्या होगा पता है? दो समान त्रिभुज में डिवाइड करेगा। कर पा रहा है? ये देखो, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज बिल्कुल समान हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो समान त्रिभुजों में बांटता है। और डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या समझे? कि अगर मुझे इस समांतर चतुर्भुज PQRT, इसका अगर क्षेत्रफल चाहिए ना, तो मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दूंगा, तो PQRT का क्षेत्रफल मुझे पता चल जाएगा। तो अगर मैं किसी भी एक त्रिभुज के बारे में कहूं, जैसे कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, QRT, क्या इसमें तीनों भुजाएं पता है? हाँ सर, ABC पता है ना। तो जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो और क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारे पास हीरोन्स का फार्मूला होता है क्या? हाँ सर। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर ये S हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा? त्रिभुज QRT का क्षेत्रफल, त्रिभुज QRT का क्षेत्रफल, ठीक है। जहां पे ये S क्या है? अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं को आप आपस में ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे दो, तो S की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं त्रिभुज PTQ या फिर PQT का क्षेत्रफल पता करना चाहूं, त्रिभुज नंबर 2 का क्षेत्रफल, तो भी आप बोलेंगे सर ABC, ये तीनों भुजाएं, तो इसका अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2, ठीक है जी। तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल इसी के जैसा आएगा क्या? इसी के जैसा। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा? आप कहेंगे कि सर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही बात है क्या? अच्छा, तो अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, तो आपको क्या लगता है? ये समांतर चतुर्भुज, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो भाई साहब, ये वैल्यू और ये वैल्यू जब ऐड होगा तो इसका 2 गुना मिलेगा क्या?
इस तरह से, ठीक है जी। तो आप कह देंगे पी क्यू आर टी का क्षेत्रफल 2 गुणा रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही बात है। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आप निकाल पाएंगे जब आपको समांतर चतुर्भुज की भुजाएं पता हो और एक विकर्ण दिया हो। तो चलिए सवाल अपन करते हैं, ठीक। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा पता करके बतानी है। हमने कहा ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है सर। इसकी भुजाएं ए और बी, ठीक है जी। तो ए बराबर 15 दिया हुआ है, बी बराबर 7 दिया हुआ है, और साथ के साथ इसके एक विकर्ण भी बोला गया है, मान लो ये सी के बराबर है, तो सी बराबर 20 दिया हुआ है, यही बात है क्या। तो जब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं पता हो और विकर्ण पता हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई साहब, आप कहेंगे 2 गुणा, ठीक है, फिर आप बोलेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से। जहां पे जो एस है, ये एस क्या होता है, सेमी पैरीमीटर। जैसे कि यहाँ पे ये जो विकर्ण है, ये समांतर चतुर्भुज को 2 समान त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा है क्या, जैसे कि एक त्रिभुज दिख रहा है, तो इस त्रिभुज का सेमी पैरीमीटर बोलेंगे तो 20 प्लस 7 प्लस 15, ठीक है। सारे भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो आप बोलेंगे 20 7 27, 27 और 10 37, 37 और 5 42, 42 बटे 2 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 21, 21 सेंटीमीटर आ रहा है एस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बस फिर आप पुट कर दीजिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और एस की वैल्यू, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणा रूट के अंदर एस की वैल्यू 21 है, गुणा एस माइनस ए, बोले तो 21 माइनस 15 कितना होगा भाई साहब, 6, फिर एस माइनस बी 21 माइनस 7 आप बोलेंगे 14, फिर कहेंगे एस माइनस सी 21 माइनस 20 आप बोलेंगे कितना होगा सर, 21 माइनस 20, अरे एक आएगा ना, इतना सोचने की जरूरत क्या था। चलिए ए बराबर 2 गुणा, फिर आप कहेंगे कि सर ये 7 गुणा 3 लिख सकते हैं 21 को, और ये इसको 3 गुणा 2 लिख सकते हैं 6 को, और ये 14 है तो 7 गुणा 2। यहाँ पे सभी का जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल जाएगा, क्या लगता है आपको। पहले तो 2 बाहर में था ही, अब देखो ये वाला 2 जोड़ा बन रहा है, तो आप बोलेंगे इसको बाहर निकाल दिया, फिर ये 7 और ये 7 जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल गया, फिर 3 और 3 आपस में जोड़ा बना के ये बाहर निकल गया, तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, और 28 किया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक है 84। तो ए बराबर कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट यार, ओके। चलिए दोस्तों, अगला चतुर्भुज है सम चतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस के नाम से भी जानेंगे। हमने कहा कि ऐसे एक चतुर्भुज का निर्माण कर दीजिए आप जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, साथ के साथ विपरीत आंतरिक कोण भी आपस में बराबर हो, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कुछ इसी तरह के चतुर्भुज का हमने निर्माण किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर है क्या। हाँ सर, अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें कि विपरीत आंतरिक कोण भी आपस में बराबर हो, जैसे कि मैंने कहा ये आंतरिक कोण, इसके ठीक विपरीत आंतरिक कोण ये वाला होगा क्या, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये दूसरे कंडीशन के हिसाब से अगर हम कहें तो अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा ये आंतरिक कोण है थीटा, इसके ठीक विपरीत आंतरिक कोण हो जाएगा गामा। तो आप कहेंगे विपरीत आंतरिक कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो इस तरह के चतुर्भुज का निर्माण कर दिए आपने कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विपरीत कोण भी आपस में बराबर हो, तो आप बोल देंगे कि ऐसे चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होंगे, सम चतुर्भुज होंगे, जिसको हम रोम्बस के नाम से भी जानेंगे। अगर सम चतुर्भुज का आपको परिमाप पूछा जाए, जिसको हम कहेंगे पेरीमीटर, तो आप बोलेंगे चारों भुजाओं का हम योग कर देंगे, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इस तरह से 4 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज के परिमाप, सम चतुर्भुज का पेरीमीटर, ठीक है जी। अगर मैंने कहा रोम्बस की एरिया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो कैसे पता करेंगे आप, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखिए किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या 2 होते हैं क्या,
मैंने कहा इस वाले कॉर्नर और ये अपोजिट कॉर्नर, इसको आपस में आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको मिलेगा एक विकर्ण जिसको कहा मैंने D1। ठीक है जी। ठीक उसी तरह दूसरा विकर्ण पता करने के लिए इस वाले कॉर्नर और ये अपोजिट कॉर्नर दोनों को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा ये D2 विकर्ण। तो दोनों विकर्ण का गुणनफल कर देंगे मतलब D1 गुना D2, तो रोम्बस की एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना D1 गुना D2। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है पता करके बतानी है। समचतुर्भुज की एरिया कहें तो आप बोलेंगे सर 1/2 गुणा दोनों विकर्ण का गुणनफल, यही बात है। एरिया दिया हुआ है 150 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणा एक विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुणा दूसरे विकर्ण D2 हमको पता करनी है। तो आप कहेंगे कि सर 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे इधर 30 बार में, तो जो D2 की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर आएगा। क्या यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा ये एक समचतुर्भुज है जिसको हम रोम्बस कहेंगे। अच्छा, ये एक कॉर्नर हुआ, इसके ठीक अपोजिट कॉर्नर, दोनों को आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपने पाया D1 विकर्ण। ठीक है, दूसरा विकर्ण अगर आपको चाहिए तो ये एक कॉर्नर, इसके ठीक अपोजिट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आप पाएंगे दूसरा विकर्ण D2। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ पे दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको मैंने कहा O। ठीक है, मैं इस समचतुर्भुज का नामकरण कर दूं क्या, मैंने कहा P Q R और ये S। P Q R S एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है जिसके दोनों विकर्ण D1 और D2 एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमेशा ध्यान रखना समचतुर्भुज के केस में कि भाई साहब दोनों ही विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समचतुर्भुज की विकर्ण को लेकर। क्या यही बात समांतर चतुर्भुज में भी देखने को मिला था कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, समचतुर्भुज में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक है, दूसरा एक और कॉमन बात है कि समांतर चतुर्भुज की केस में दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हाँ कि ना। समचतुर्भुज की केस में भी दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लेकिन एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि भाई साहब ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो D1 का आधा, D1 का आधा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये भी D1 का आधा होगा। समझ पाए क्या। ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो आप बोलेंगे D2 का आधा। ठीक ठीक उसी तरह ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर D2 का आधा। तो एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहा है, समचतुर्भुज की कंडीशन में दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहा है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज में भी कर रहा था, लेकिन समचतुर्भुज की केस में ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। समकोण पर मतलब यहां पर 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री, चाहे इधर से देखो 90 डिग्री, चाहे इधर से भी देखो 90 डिग्री। समझ पाए। ठीक, तो अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग पता करेंगे। मैंने कहा कि आप ना ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे कि एस ओ आर, ट्रायंगल एस ओ आर आप देखेंगे ये है क्या, ट्रायंगल एस ओ आर दिखा। अच्छा, जिसमें आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो कर्ण है वो ए है। आप बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कहेंगे, तो लंब का स्क्वायर जैसे कि इसको कह दिया, या फिर इसको किसी एक को लंब बोलिए, किसी दूसरे को आधार, तो लंब का स्क्वायर बोलेंगे तो D1/2 का होल स्क्वायर। वैसे ही आधार के स्क्वायर कहेंगे तो D2/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, आप किसी भी ट्रायंगल में बात कर सकते थे, चाहे आप पीओएस में बात करिए आपको यही मिलता, चाहे आप पीओक्यू में बात करते आपको यही मिलता, ठीक है जी, चाहे आप क्यूओआर में बात करते तो भी आपको यही मिलता। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से आया भाई साहब, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड कई बार सवाल आपके एसएससी रेलवे व्यापम जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ पाए क्या? जैसे मैं दिखाता हूं आपको सवाल यहाँ पे, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है पता करके बतानी है। तो इधर आइए, समचतुर्भुज के केस में विकर्ण और ये भुजा, इसको लेकर एक रिलेशन हमने कहा, तो इस रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे अप्लाई करें तो पहली बात ये भुजा का स्क्वायर लिखेंगे, फिर विकर्ण D1 का आधा इसका स्क्वायर करो, फिर विकर्ण D2 का आधा इसका स्क्वायर करो, तो बस फिर यहीं से आपको पता चल जाएगा जो पूछा जा रहा है। देखो विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे 8/2 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस D2/2 मतलब 6/2 आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 3 3 9 25 आएगा। क्या ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो आप कहेंगे सर जरूर ए की वैल्यू 5 रहा होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यही तो है भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ठीक। अगला सवाल देख लीजिए, ये जो सवाल है आरआरबी एलपी 2018 में पूछे गए सवाल है सीबीटी 1 में, ठीक है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। भाई साहब समचतुर्भुज की सारे भुजा बराबर, तो एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो सारे भुजा की लंबाई भी 17 सेंटीमीटर। मतलब आपको समचतुर्भुज की भुजा ए के बारे में बात हुई है क्या, ठीक है। और इसके एक विकर्ण अगर 16 सेंटीमीटर लंबा है तो बताना है भाई साहब दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर एक विकर्ण इसका आधा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दूसरे विकर्ण इसका आधा, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, यहां से आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगा। भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो 17 का स्क्वायर। अच्छा, एक विकर्ण की लंबाई 16 है तो 16/2 8 हो जाएगा। क्या, तो 8 का स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे 17 का स्क्वायर 289 होता है सर, हाँ कि ना, और 8 का स्क्वायर 64, इधर आके माइनस हो जाएगा 289 के साथ, बराबर लिखेंगे D2/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा सर, आप कहेंगे सर ये 225 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो स्क्वायर है इधर आके रूट में बदल जाएगा, फिर आप कहेंगे सर इधर बचेगा D2/2, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर 225, ठीक है, रूट 225 कितना होता है, 15 होता है। क्या, बराबर लिखेंगे D2/2। तो भाई साहब यहाँ से दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 15 के साथ, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक। चलिए, यदि किसी समचतुर्भुज का एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। हमने कहा समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर पहले वाले विकर्ण का आधा करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, प्लस दूसरे वाले विकर्ण का आधा करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो समचतुर्भुज की भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो D1 बराबर 16, तो 16/2 मतलब ये 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर लिखेंगे D2/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इधर आके माइनस हो जाएगा 100 के साथ, ठीक है जी। फिर लिखेंगे D2/2 इसका होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अब आप कहेंगे कि सर 100 - 64 कितना हो जाएगा, 36 होगा। क्या, ठीक है सर। तो आप कहेंगे ये स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, तो सर ये हो जाएगा रूट के अंदर 36, इधर क्या बचेगा, आप बोलेंगे D2/2, 36 का रूट कहेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अच्छा, फिर D2/2, तो कुल मिला के D2 की वैल्यू 6 × 2 मतलब ये 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर।
तो हमको अगर एरिया बतानी है समचतुर्भुज का तो आप बोलेंगे 1/2 गुणा दोनों विकर्ण का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है जी, तो ये 1/2 हो जाएगा गुणा D1 की वैल्यू कहे तो आप बोलेंगे सर 16, सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, D2 की वैल्यू हमने पता करके रख लिया है 12। तो आपने कहा कि सर 2 से काटेंगे, एक बार में 2 से काटेंगे 8 बार में, ठीक है, और 8 का गुणा कर देंगे 12 के साथ, तो 12 अट्ठे 96, तो A की वैल्यू मिल जाए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा पता करके बतानी है। मैंने कहा कि ये एक समचतुर्भुज है, मतलब इसके चारों के चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। क्या एक भुजा ए है तो दूसरा भुजा भी ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए। तो इस तरह से अगर इस समचतुर्भुज का मुझे परिमाप पूछा जाए तो परिमाप पता करने के लिए सारे भुजाओं का योग कर देंगे, मतलब ये 4a हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू पता होनी जरूरी है क्या परिमाप पता करने के लिए। हम कहेंगे समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर पहले वाले विकर्ण का आधा करेंगे फिर इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले विकर्ण का आधा करेंगे फिर इसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर, देखो दोनों विकर्ण दिया हुआ है क्या 32 और 24, 32 का आधा करेंगे तो 16 का स्क्वायर लिख देंगे हम। अच्छा, 24 का आधा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो ये 400 आएगा। क्या, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 400 है, तो ए की वैल्यू जरूर 20 रहा होगा, मतलब समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमको पता चल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बोलेंगे 4 गुणा 20, मतलब ये 80 आएगा। क्या, तो 80 इज राइट। ठीक है, मतलब 80 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। देखिए, समचतुर्भुज की एरिया पता करनी है, क्षेत्रफल पता करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन जानते हैं 1/2 गुणा दोनों विकर्ण का आपस में गुणा करिए इस तरह से, तो ये समचतुर्भुज का एरिया दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा। ठीक है क्या, अगर हम कहें कि आपको भुजा पता हो और समचतुर्भुज की ऊंचाई पता हो तो आप कैसे पता कर पाएंगे एरिया। तो इसके लिए मैं बताता हूं, पहली बात तो एक समचतुर्भुज है क्या, जिस तरह समांतर चतुर्भुज में हम एरिया कैलकुलेट करते थे ना, उसी तरह समचतुर्भुज में भी एरिया कैलकुलेट करने का कंसेप्ट काम करेगा। कैसे, कोई भी एक भुजा को आधार मान लीजिए, मान लिया आधार मैंने ए भुजा को आधार, अब यहाँ इस शीर्ष से आप भुजा ए पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा लंब की लंबाई, जिसको मैं कहूंगा h। तो आप बोल सकते हैं सर ये आधार हुआ और ये ऊंचाई हुआ, तो आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा एरिया। तो इस तरह से भी आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं समचतुर्भुज के लिए एरिया निकालने का, जैसे आप समांतर चतुर्भुज में आप निकालते थे। ठीक है जी, तो सवाल में दिया हुआ है ए की वैल्यू, देखो समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू हुआ ना, h मतलब ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर, तो सर ये क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये एरिया का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरह से हमने चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार के बारे में परिमाप को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर बारीकी से बहुत अच्छे से हमने समझा। मजा आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कराया जाता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम,
ठीक है। तो जितने भी क्लास नोट्स पीडीएफ होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्लास नोट्स पीडीएफ है उसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। अगले वाले सेशन में हम चक्री चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय।